दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस ने लॉन्च कर दिया है एक नया इन्फो यानी कि एक नया फंड एक्सिस मल्टी कैप फंड। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टी कैप का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इसका मल्टी कैप का स्ट्रेटेजी क्या होता है, उसका फंड एलोकेशन क्या होता है और बेनिफिट्स और रिस्क क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि एक्सिस मल्टी कैप फंड का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा और एक इन्वेस्टर के नजरिए से अगर हम देखें तो क्या आप लोगों को इस फंड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो आप एंड तक देखें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टी कैप क्या होता है। तो देखिए मल्टी कैप का कंसेप्ट समझने के लिए आपको कैप इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। तो कैप यहाँ का मतलब है, कैप का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। यानी कि समझ लीजिए एक कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किया, अपना 100 शेयर्स उस कंपनी ने इशू किया है और हर एक शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए। तो उस कंपनी का मार्केट कैप कितना होगा? 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 रुपए। अब ये मार्केट कैप के अनुसार आप एक कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो देखिए लार्ज कैप कंपनीज क्या होता है? तो देखिए लार्ज कैप कंपनीज 2 तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो मार्केट कैप या फिर रैंकिंग। ठीक है, तो देखिए मार्केट कैप के अनुसार जिन कंपनीज का मार्केट कैप 30,000 करोड़ या उससे ज्यादा का है उन कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज कह सकते हैं। ठीक है, और अगर रैंकिंग के अनुसार देखें तो इंडिया का टॉप 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ये सब लार्ज कैप कंपनीज हैं। ठीक है, अब आते हैं मिड कैप कंपनीज में। तो देखिए मिड कैप कंपनीज यानी कि जिन कंपनीज का मार्केट कैप 10,000 करोड़ या उनके उससे ज्यादा का है उन कंपनीज को हम मिड कैप कैटेगरी का कंपनी कह सकते हैं। और अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो देखिए 100 तक तो लार्ज कैप कंपनीज हो गया, तो 101 से लेके 250 तक जो कंपनीज है इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड उन कंपनीज को हम मिड कैप कंपनीज कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 250 के बाद से यानी 251 से जो बाकी कंपनीज का जो रैंकिंग है उन कंपनीज को हम स्मॉल कैप कंपनीज कह सकते हैं। ठीक है, अब जो फंड का जो नाम होता है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड, वो डिपेंड करता है कि वो फंड किस में ज्यादा पैसा लगा रहा है। अगर वो फंड ज्यादा से ज्यादा पैसा लार्ज कैप कैटेगरी के कंपनी में लगा रहा है तो हो गया लार्ज कैप कैटेगरी का फंड। अगर वो फंड ज्यादा से ज्यादा पैसा मिड कैप कैटेगरी के फंड शेयर्स में लगा रहा है तो वो हो गया मिड कैप फंड। और अगर वो एक फंड ज्यादा से ज्यादा पैसा जो अपना कॉर्पस है वो ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस स्मॉल कैप कैटेगरीज के कंपनीज में लगा रहा है तो वो हो गया स्मॉल कैप फंड। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे मल्टी कैप फंड क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज का जो कंपनीज होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो देखिए जैसे मैंने कहा लार्ज कैप कंपनीज यानी कि जो कंपनीज अपने सेक्टर में मार्केट लीडर होते हैं उन्हीं को कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज, यानी कि जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है और वो उनके सेक्टर में बहुत मार्केट लीडर होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात देखिए इन कंपनीज का जो रिटर्न रहता है या परफॉर्मेंस रहता है बहुत ही स्टेबल रिटर्न या परफॉर्मेंस होता है, वोलेटिलिटी बहुत कम होता है। तो इन कंपनीज में आप भरोसा कर सकते हैं कि शायद रिटर्न जो है वो ज्यादा ना मिले लेकिन एक मॉडरेट रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न स्टेबल रिटर्न रहेगा, वोलेटिलिटी नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद होता है मिड कैप कंपनीज यानी कि मिड साइज कंपनीज। तो इन कंपनीज का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होता है लेकिन रिस्क कंपोनेंट जो है वो लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा मिड कैप कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होता है लेकिन उसी के साथ साथ जो वोलेटिलिटी या फिर रिस्क कंपोनेंट रहता है वो भी लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होते हैं। यानी कि इन कंपनीज के रिटर्न में या परफॉर्मेंस में आप ज्यादा वोलेटिलिटी लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में देख सकते हैं। और आखिर में देखिए स्मॉल कैप कंपनीज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्मॉल कैप कंपनीज का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है और उसी तरह से रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है, यानी कि वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन कंपनीज में आप एक एक दिन में 5 से 10% का ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक कंपनी का लाइफ साइकिल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक कंपनी का जो लाइफ साइकिल होता है वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है।
स्टार्टअप फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योर फेज। तो देखिए जब एक कंपनी न्यूली एस्टेब्लिश होता है तब वो स्टार्टअप फेज में होता है। इस सिचुएशन में उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है वो लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड होता है, यानी कि लोग उस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं और उसके सामने रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस फेज में जब एक कंपनी होता है तब उस कंपनी को स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी कहा जाता है। तो इस स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है, हाई रिस्क, यानी कि उनका जो रिटर्न रहेगा उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब धीरे धीरे जब वो कंपनी अपना ग्रोथ पोटेंशियल दिखाने लगता है तो उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने लगता है और लोग उस कंपनी के बारे में जानने भी लगते हैं। तो धीरे धीरे वो कंपनी स्टार्टअप फेज से ग्रोथ फेज में एंटर कर जाता है। तो इन ग्रोथ फेज में जो कंपनीज रहते हैं उन कंपनीज को मिड कैप कैटेगरी का कंपनी कहा जाता है। तो मिड कैप कैटेगरी का कंपनी में इन्वेस्ट करना कम रिस्कियर होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप कंपनीज। और धीरे धीरे जब देखिए एक कंपनी ग्रोथ फेज से और अपना प्रोग्रेस करने लगता है और प्रॉफिट कमाने लगता है और धीरे धीरे वो मार्केट में अपना एक नाम कमा लेता है, अपना एक होल्डिंग कमा लेता है और वो मार्केट लीडर बन जाता है, तब वो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी के कंपनीज में आ जाते हैं। तो लार्ज कैप कैटेगरीज के कंपनी में रिस्क बहुत ही कम होता है क्योंकि वो बिजनेस तब एस्टेब्लिश हो चुका है, उसका परफॉर्मेंस में एक स्टेबिलिटी आ गया है। तो इसीलिए लार्ज कैप कैटेगरीज के कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही कम रिस्कियर होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट आप चूज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम है तो आप लार्ज कैप कैटेगरीज के कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और अगर आप मिक्सचर करना चाहते हैं तो आप मिड कैप कैटेगरीज के कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि एक्सिस मल्टी कैप फंड का एसेट एलोकेशन कैसा रहेगा और उसी के साथ साथ हम मल्टी कैप का कंसेप्ट भी समझ लेंगे। तो देखिए मल्टी कैप फंड वो होता है जिस फंड में 75% उस टोटल फंड का जो कॉर्पस रहेगा उस टोटल कॉर्पस का 75% हिस्सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तीनों कैप के कंपनीज में, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में मिनिमम, यानी कि मिनिमम 25% कॉर्पस का मिनिमम 25% आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम 25% मिड कैप में लगाना पड़ेगा और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में लगाना पड़ेगा। तो हो गया आपका 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी कि 75% हिस्सा इक्वली आपको तीनों कैप के कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। और बाकी जो पैसा, बाकी जो कॉर्पस 25% कॉर्पस बचा रहेगा वो कॉर्पस डिपेंड करता है फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। फंड मैनेजर रिसर्च करके अगर उसको लगता है कि लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो वो बाकी 25% लार्ज कैप में लगा देगा। अगर उसका रिसर्च कहता है कि मिड कैप अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो वो बाकी 25% मिड कैप में लगा देगा। और अगर उसका रिसर्च कहता है कि अभी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो वो बाकी 25% स्मॉल कैप में लगा देगा। तो ये जो बाकी 25% हिस्सा बचेगा ये हिस्सा डिपेंड करता है फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर, उसके रिसर्च के ऊपर कि वो बाकी 25% हिस्सा किस कैप में लगाना चाहता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मल्टी कैप में क्या होता है देखिए, तो आपको एक इक्वल एक्सपोजर मिलता है, इक्वल एक्सपोजर मिलता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, यानी कि आपका जो फंड रहेगा वो फंड बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड होगा। उसके ऊपर देखिए बाकी जो ये जो रेस्ट 25% उसके ऊपर जो कैप अच्छा परफॉर्म करेगा उसका भी एक और 25% का जो वो हिस्सा लगाएगा वहां पे तो उसका एडवांटेज मिलेगा। तो इसीलिए ये जो फंड रहता है वो बहुत ही बैलेंस कैटेगरी का फंड रहता है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड फंड होता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सिस मल्टी कैप फंड का अप्रोच क्या होने वाला है। तो देखिए इस फंड का अप्रोच, ये देखिए यहाँ पे जब ये लार्ज कैप कैटेगरीज के फंड में इन्वेस्ट करेगा तो लार्ज कैप कैटेगरीज के फंड में जो मार्केट लीडर्स है उसी में ये इन्वेस्ट करेगा। सिमिलरली मिड कैप कैटेगरीज के फंड में जब इन्वेस्ट करेगा उस टाइम में भी मिड कैप कैटेगरीज के कंपनीज में जो मार्केट लीडर्स है उसी में ये इन्वेस्ट करेगा। और स्मॉल कैप कैटेगरीज के फंड में ये इन्वेस्ट करेगा जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि जो जिस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है उसी कंपनीज में, उसी स्मॉल कैप कैटेगरीज के कंपनीज में ये इन्वेस्ट करने वाला है। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए दोस्तों अक्सर लोग ये कहते हैं कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड सेम कैटेगरी का फंड्स होता है, सिर्फ नाम डिफरेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है।
पहला डिफरेंस देखिए, जैसे मैंने कहा मल्टी कैप फंड में एक रेस्ट्रिक्शन रहता है। रेस्ट्रिक्शन किस चीज का रेस्ट्रिक्शन ये है कि टोटल कॉर्पस का, मल्टी कैप फंड में जो टोटल कॉर्पस रहेगा उस टोटल कॉर्पस का 75% हिस्सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा लार्ज मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपनीज में, यानी 25% करके लार्ज मिड और स्मॉल कैटेगरीज के कंपनीज के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन देखिए यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड्स की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। दूसरी बात देखिए, मल्टी कैप फंड्स का जो स्ट्रक्चर, जनरली जो स्ट्रक्चर रहता है वो देखिए ऐसा होता है कि 42% कॉर्पस का जो 42% हिस्सा रहता है वो लार्ज कैप कैटेगरीज के फंड में लगता है, 27% करके मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज के फंड में लग जाता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज के फंड की अगर हम बात करें तो 64% कॉर्पस का 64% हिस्सा लगता है लार्ज कैप कैटेगरीज के फंड में, और 19% हिस्सा लगता है मिड कैप कैटेगरीज के फंड में, और 11% हिस्सा लगता है स्मॉल कैप कैटेगरीज के फंड में। तो देखिए क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में 64% कॉर्पस का 64% लग जाता है लार्ज कैप कैटेगरीज के फंड में, तो हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप कम रिस्कियर होता है इन कंपैरिजन टू मल्टी कैप, क्योंकि मल्टी कैप में देखिए 42% ही लगता है और मिड और स्मॉल कैप में 27% का एक्सपोजर मिलता है। वहीं देखिए फ्लेक्सी कैप में 11% का एक्सपोजर, सिर्फ 11% का एक्सपोजर मिलता है स्मॉल कैप में, और 19% का एक्सपोजर मिलता है मिड कैप में। तो मल्टी कैप इज मोर रिस्कियर देन फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं एक्सिस मल्टी कैप फंड के साथ एक्सिस का जो बाकी फंड्स हैं उनका एक कंपैरिजन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो देखिए एक्सिस का जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो देखिए इस फंड का रिटर्न भी ज्यादा है, उसी के साथ साथ रिस्क भी ज्यादा है। जैसे मैंने कहा था स्मॉल कैप फंड्स में क्या होता है, रिटर्न ज्यादा होता है लेकिन रिस्क फैक्टर भी, वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए आता है एक्सिस मिड कैप फंड। तो इस फंड का रिस्क एक्सिस स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए रिटर्न भी उसके कंपैरिजन में कम है। उसके बाद देखिए आता है एक्सिस मल्टी कैप फंड जो कि लॉन्च हो गया है, इन्फो आया है। तो एक्सिस मल्टी कैप फंड का जो रिस्क और रिटर्न जो बैलेंस है वो कभी अच्छा बैलेंस कैटेगरी में आता है। तो देखिए उसके बाद आता है एक्सिस फोकस इक्विटी फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, और देखिए यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है, एक्सिस ब्लू चिप फंड क्योंकि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो इसीलिए देखिए इसका रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है। ठीक है, और जैसे मैं बता रहा था कि एक्सिस देखिए यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड है, तो देखिए फ्लेक्सी कैप फंड नीचे है, एक्सिस मल्टी कैप के नीचे है। जैसे मैंने बता रहा कि मल्टी कैप फंड जो होते हैं वो फ्लेक्सी कैप से ज्यादा रिस्कियर होते हैं, इसीलिए उनका रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। तो देखिए ये हायर पोजीशन में है इन कंपैरिजन टू फ्लेक्सी कैप। देखिए फ्लेक्सी कैप यहाँ पे है, तो मेरी बात सच हुई कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आखिर में डिस्कस कर लेते हैं इस फंड के और कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए जैसे मैंने कहा था स्कीम का नाम है एक्सिस मल्टी कैप फंड, और ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम यानी कि इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। हालांकि एनएफओ का जो पीरियड है वो है 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक, यानी कि अगर आप एनएफओ पीरियड में इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2021। फंड का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है मल्टी कैप कैटेगरी, और फंड मैनेजर का नाम है मिस्टर अनुपम तिवारी। और यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा लमसम में वो है 5,000 रुपए, और इस फंड का जो बेंचमार्क है वो बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25 इंडेक्स। ठीक है, तो ये था एक डिटेल डिस्कशन एक्सिस मल्टी कैप फंड के ऊपर जो इन्फो आने वाला है उसके ऊपर हमने एक डिटेल डिस्कशन किया। हमने समझा कि इस फंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाला है, फंड एलोकेशन क्या होने वाला है, मल्टी कैप का कंसेप्ट भी हमने समझा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।